नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और ये है वॉक्सी टॉक्सी की संवाद श्रृंखला। संवाद में आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान, लखनऊ के एक चर्चित चेहरे और आईआईएम अहमदाबाद में कभी लेक्चरर रहे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी। और आज संवाद की इस कड़ी में हम संवाद करेंगे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारी वॉक्सी टॉक्सी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिश्रा जी, चूँकि हम लोग इस समय एक संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, संवाद में उत्तर प्रदेश के जितने भी माननीय हैं, हम इन दिनों उनसे निरंतर संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए। सर, एक सवाल हमारे पास आया जो है कल जब हमने आपका पोस्टर रिलीज किया। जी। तो पहला सवाल ये आया, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा साल 2007 से लेकर साल 2009 तक आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर रहे। उसके बाद 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। तो प्रोफेसर मिश्रा ने जो है एकेडमिक्स से सीधे पॉलिटिक्स को कैसे चुना? सर, अगर इस पे हमारे दर्शकों को कुछ बता सके। मैंने 2006 से 2011 तक आईआईएम अहमदाबाद में काम किया। तो वो 5-6 साल का वक्त था जो मौका मिला। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं मन में भावना थी कि हम लोग कुछ डायरेक्टली भी करें। हम लोगों ने बहुत जगह मैंने कंसल्टिंग की। 6 सेंट्रल पे कमीशन का मैं वो रहा, कंसल्टेंट रहा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए हमने रिकमेंडेशंस लिखी, मैंने और मेरी वाइफ ने। और हम लोगों को ये मौका मिला। पब्लिक पॉलिसी मुझे हमेशा फैसिनेट करती थी। पब्लिक पॉलिसी में हमेशा मुझे जो लेजिस्लेशन की प्रोसेस है, जो नियम कानून की प्रोसेस है, जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की जो मेरा सब्जेक्ट रहा है इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, तो वो मुझे हमेशा फैसिनेट करती थी। और ये लगा कि राजनीति शायद एक बड़ा मौका है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने मौका दिया। उन्होंने कहा कि भाई अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आने चाहिए। तुम लोग राजनीति में आओ, तुम लोग करो, हम मौका देंगे। और जब मुझको लाए, उन्होंने मुझको टिकट भी दिया, विधायक लड़ाया, जिताया। और उन्होंने बहुत मेहनत भी की मेरे साथ, मेरे चुनाव में मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत नया था, मुझे चीज़ें आती नहीं थी, बताना सिखाना, वो सब उन्होंने किया। और उसके बाद मुझे कैबिनेट मिनिस्टर तक बनाया। आज भी मैं पार्टी में हम लोग काम करते हैं और मैंने राष्ट्रीय सचिव हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ। और सरकार में जब 5 साल काम करने का मौका मिला तो बहुत सारी पॉलिसीज़ पे, बहुत सारे लेजिस्लेशंस पे मैंने काम किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई पॉलिसी बनाई उत्तर प्रदेश में, इनोवेशन की नई पॉलिसी बनाई हमने उत्तर प्रदेश में, बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी हमने रिफाइन की उत्तर प्रदेश में, स्किल डेवलपमेंट की नई पॉलिसी बनाई उत्तर प्रदेश में। हमने जब दिसंबर 2013 में स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी रिलीज की थी, तब हिंदुस्तान में स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी इस लेवल पे नहीं थी। माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद भारत सरकार ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश ने उससे पहले ही लॉन्च कर दी। तो बहुत क्षेत्रों पर हमने काम किया। मुझे खुशी है कि हमने अच्छा काम किया। पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड ये सवाल है दूसरा वाला मेरा जी, कि साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव रहे तो आप राजनीति में मेरे हिसाब से काफी नए थे। जी, और बिल्कुल आपका कोई भविष्य भी, मतलब पारिवारिक परिवेश भी नहीं था, परिवेश भी नहीं था आपका राजनीति का। तो आप जब राजनीति में दाखिल रहे तो आपका 2012 से लेकर 2017 तक एकेडमिक्स से पॉलिटिक्स का सफर कैसा रहा, अगर ये लखनऊ की आवाम जान पाए? मैं 2012 में जब आया तो मैं उससे पहले आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाता था। स्ट्रैटेजी और इनोवेशन मेरा सब्जेक्ट था। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स से नहीं है। मेरे फादर आईएएस ऑफिसर थे, भारत सरकार से रिटायर हुए। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति मेरे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन मैंने हर लेवल पे मैंने इसको एक ना काम की तरफ से किया। अगर मैं आज मैकेंजी में काम कर रहा होता, मैं अगर डॉइचे में काम कर रहा होता, मैं आईआईएम अहमदाबाद में काम कर रहा होता, तो जिस नीयत से, जिस शिद्दत से, जिस मोहब्बत से, जिस ईमानदारी से, जिस फाइनेंशियल इंटीग्रिटी से, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, मैंने उसी तरह राजनीति में भी किया। और सरकार में भी मैं कह सकता हूं कि शायद हम लोगों ने अपनी जगह सबसे अलग बनाने की कोशिश की, इज्जत और नाम कमाने की कोशिश की। प्रोफेसर, एक सवाल कल हमारे पास ये आया कि प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा अखिलेश यादव के काफ़ी करीबियों में से एक जाने जाते हैं। अखिलेश यादव जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं या बड़ा काम करते हैं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो उनके साथ अक्सर अभिषेक मिश्रा को देखा जाता है। तो अखिलेश जी से जान पहचान आपकी कुछ ज़्यादा पहले, जहाँ तक मेरा मानना है, और मैंने अखिलेश जी के बारे में पढ़ा तो साल 2009 में शायद वो पहली बार संसद पहुँचे। और उससे पहले हाँ, जो भी मतलब है वो उपचुनाव के माध्यम से वो पहुंचे। तो क्या उस पीरियड से आप अखिलेश यादव को जान रहे हैं, अखिलेश यादव आपको जान रहे हैं? अगर इस बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और मेरा, हम लोग एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं और एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल इज्जत, म्यूचुअल सम्मान का रिश्ता हमारा रहा है। मेरे नेता हैं, मैं पूरी तरीके से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया, राजनीति में लाए। और ये कहना कि कोई एक आदमी उनका सबसे प्रिय है, गलत होगा। उनके बहुत लोग बहुत प्रिय हैं। वो बहुत लोगों से बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते हैं, बहुत लोगों से सलाह लेते हैं और निर्णय खुद लेते हैं। ये उनकी अच्छाई है और मुझे लगता है यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। प्रोफेसर, इन दिनों देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम बनाम परशुराम की सियासत जो है बहुत तेजी से उभरी है
और कहीं ना कहीं मैं अभी परसों मीडिया डिबेट्स में देख रहा था, तो एक मनोज पांडे जी हैं, सपा के विधायक हैं, संतोष पांडे जी, वो भी सपा से ही है। तो आपको भी अभी बीते दिनों सपा कार्यालय पे एक बड़ी बैठक हुई जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, आप थे, मनोज पांडे जी, और भी तमाम सारे लोग थे उसमें। तो उसमें ये देखने को आया, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिसने राम के नाम पे अपना पेटेंट करा के उत्तर प्रदेश में राजनीति, तो साल 2017 में सरकार में आई। तो आपको क्या लगता है, राम बनाम आपका परशुराम का एजेंडा, ये भाजपा पे कितना भारी रहेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म को राजनीति से जोड़ दिया, ये बहुत गलत मुद्दा है। मैं आपको ये विश्वास दिला के कह सकता हूं कि ये किसी के बनाम नहीं है। ये कहना कि प्रभु श्री राम किसी के हैं और परशुराम किसी और के हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसका मेंशन भी नहीं होना चाहिए। भगवान राम भी मेरे हैं, परशुराम भी मेरे हैं, नरसिंह भी मेरे हैं, वमन भी मेरे हैं, वाराह भी मेरे हैं, कच्छप भी मेरे हैं, मत्स्य भी मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे हैं, काल्की भी मेरे होंगे और बुद्ध भी मेरे। तो भगवान के जो दशावतार माने जाते हैं, ये बिल्कुल सारे के सारे हमारे हैं। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने देश को, समाज को राजनीति की दृष्टि से उनका लाभ लेने के लिए जातियों में बांटा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवानों को जातियों मत बांटिए, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। प्रोफेसर, समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक परशुराम भगवान के कांस्य की प्रतिमा 108 फीट लंबी लगाने का इधर निर्णय लिया, तो उधर बहुजन समाज पार्टी कहाँ पीछे रहती? कल बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तत्काल बुलाई और उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में बसपा की सरकार बनती है तो वो इससे भव्य जो है भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाएंगी, और तो और जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम पे हॉस्पिटल वगैरह बनाएंगी। और समाजवादी पार्टी तो सिर्फ राजनीति कर रही, इस पे प्रोफेसर का क्या कहना है? किसी गठबंधन में भी रही। जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का मैं एक सिपाही हूं, माननीय अखिलेश जी मेरे नेता हैं, लेकिन ये जो निर्णय है मूर्ति की स्थापना का, ये भगवान परशुराम चेतना पीठ का है, जिसका मैं ट्रस्टी हूं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भगवान की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे विशाल, सबसे अद्वितीय, सबसे अप्रतिम, सबसे सुंदर, सबसे भव्य 108 फीट की प्रतिमा लगाएंगे और उस पर हम काम करेंगे। ये सच है कि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये निर्णय जो है, ये भगवान परशुराम चेतना पीठ का निर्णय है। और जो माननीय मायावती जी की बात है, वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहुत बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वो जैसे मूर्ति हम आज लगाने जा रहे हैं उससे भव्य मूर्ति लगाएंगे, तो बिल्कुल मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरा उसमें कोई विरोध का तो सब मतलब ही नहीं उठता। बिल्कुल लगाइए, बहुत अच्छी बात है। जहां तक हो सके, जितना हो सके, हमें धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने ये घोषणा की कि जब सरकार बनेगी, और वो सरकार से जोड़ करके काम करना चाह रही है कि सरकार बनेगी तो लगाएंगे, नहीं बनेगी तो नहीं लगाएंगे। आज जो लोग सरकार में हैं वो तो खैर सांस ही नहीं भर रहे, वो तो नाम ही नहीं ले रहे। उनसे आप कह दीजिए कि भाई भगवान परशुराम की मूर्ति आप लगा दो, 5 साल में आपके 25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, आप थोड़ा बहुत आप लगा दो मूर्ति। लेकिन उनको तो पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं राम की लगा रहे हैं। नहीं, भगवान राम की लगा रहे हैं, बहुत अच्छी, हम तो स्वागत करते हैं उसका। हमें बुलाया होता है तो हम दर्शन के लिए भी जाते हैं, हम प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है वो हमको बुलाते, 2-4 लोगों को और बुलाते। ऐसा ना होता कि पूरे देश में सिर्फ एक ही आदमी का चेहरा दिखाना चाह रहे थे उस दिन। लेकिन वो तो उनका एक अपना तरीका है, तो वो उनका इक्वालिटी में, समानता में, लोगों को इज्जत देने में, सम्मान देने में उसका विश्वास ही नहीं। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं, भगवान परशुराम चेतना पीठ जो कह रही है, वो ये कह रही है हम आज काम कर रहे हैं। इसका सरकार से, इसका पार्टी से, हार जीत से, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम आज काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। और मेरा विजन ऐसा नहीं कि 2021 या 22 का हो या 25 का हो। हम लोग कम से कम ईश्वर ने अगर उम्र दी तो 2050 तक, 2060 तक, जब तक स्वस्थ रहेंगे, इसका काम करेंगे। प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश में मूर्तियों की सियासत, या कह लीजिए भगवान राम, मतलब धर्म की सियासत हमेशा से हावी रही। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता थे, चूंकि मैं भी एक युवा अपने आप को मानता हूँ और थोड़ा सा दूसरी सोच में आता हूँ, तो मूर्तियों की सियासत इतना हावी हो गई है कि कुछ पूछना नहीं। अखिलेश यादव के काम क्या कम थे जिनके ऊपर जो है समाजवादी पार्टी वोट मांगती थी, जो आज मूर्तियों की सियासत पे आ गई? भाई, मैं तो आपको लगातार कह रहा हूं, इसका ना समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना है, ना इसका बीजेपी से कोई लेना देना है, ना इसका बीएसपी से कोई लेना देना है। इसमें हमारा राजनीति हमारा काम है। दैट इज माई प्रोफेशन, दैट इज वॉट आई डू। वो मेरा वर्क है। जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हो, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता है, कोई मैनेजमेंट कंसल्टिंग करता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है। ये मेरा काम है। जब मैं काम करता हूं, जब मैं राजनीति करता हूं, जब मैं मंत्री विधायक होता हूं, तो मैं सिर्फ एक किताब पहचानता हूं, वो संविधान है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अकेला वो है जिसका मैं पूजा उस समय करता हूं। लेकिन भगवान की मूर्ति, भगवान का व्रत रखना, पूजा करना, पाठ करना,
दिवाली मनाना, पर ये परशुराम जयंती मनाना, जिस कृष्ण जन्माष्टमी कल है, उसका व्रत कौन नहीं रखेगा? आप बताओ, आप नहीं रखोगे या मैं नहीं रखूंगा? सब रखेंगे। तो इसको धर्म और जाति में न बांधे, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है, केवल एक पार्टी गई थी पिछले चुनाव में भी अपना काम लेकर के, वो समाजवादी पार्टी थी। सिर्फ माननीय अखिलेश यादव का काम था, उस काम पे हमारा विश्वास है, था और रहेगा। काम बोलता है, पहले भी बोलता था, आगे भी बोलेगा। तो यानी अगला चुनाव भी काम के ऊपर ही लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव सिर्फ काम पे ही लड़े जाने चाहिए। चुनाव का एजेंडा सिर्फ विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। बाकी धर्म और जाति के मुद्दे, अब जनता को इस पे वोट देना बंद करना चाहिए। प्रोफेसर, एक सवाल आया कल जब हमने आपका पोस्टर रिलीज किया, हमने बताया ना बहुत सारे चीजें आई, तो एक सवाल मेरे पास आया कि साल 2017 में जब आप विधानसभा चुनाव लड़े तो कई सारी कंपनियों ने आपका प्रचार किया। लोग ये भी कहने में आया कि समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ता क्या कम थे जो प्रोफेसर ने कई सारी कंपनियों से अपना प्रचार करवाया? मुझे लगता है जिसने सवाल पूछा उसको जानकारी नहीं है। किसी भी एक कंपनी ने, नॉट इवन वन, किसी एक कंपनी ने मेरा प्रचार नहीं किया। जो प्रचार किया वो मैंने स्वयं अपना किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, और उससे भी ज्यादा जनता ने किया। मुझे पहली बार जितने वोट मिले थे उसका दुगना वोट 2017 के चुनाव में मुझको मिले। तो अगर जनता न चाहती, ये किसी प्रचार से थोड़ा ना होता है, ये लोगों को था, उनको मेरे काम पसंद था, उनको मेरा विश्वास था मुझके ऊपर, इसलिए मुझको इतने वोट मिले। तो एक सवाल थोड़ा सा इसी से रिलेटेड आया। जी कि जो है मैं आपका उस पर जवाब लेना चाहूंगा। लखनऊ उत्तर जिस विधानसभा से आते हैं आप, उस जनता को संतुष्ट भी करना चाहूंगा। एक सवाल, चूंकि समाजवादी लोगों ने भी हमको फोन किया, बताया कि आप ये सवाल प्रोफेसर से जरूर पूछेगा। वो सवाल ये था कि आप बाहर से पढ़े हुए हैं, थोड़ा एलीट क्लास में आने वाले हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो अभिषेक मिश्रा एलीट क्लास में बैठने के शौकीन रहे, उन्होंने कभी जनता से जुड़ाव अपना नहीं समझा। ये लोगों के सवाल आए, अगर इसमें उनको स्पष्ट करें, विरोधियों को अपने जवाब दें आप। जी देखिए, अगर जनता ने विश्वास न दिया होता, तो अगर आप ये कह रहे हो कि लगभग 1 लाख वोट जो हम लोगों को मिले वो एलीट क्लास ने दे दिए, तो ये तो जो सवाल पूछ रहे हैं अपने आप में उनका जवाब है। उनको अभिषेक मिश्रा के जवाब की जरूरत नहीं है, उनका जवाब जनता ने दिया है। उत्तर प्रदेश में मेरी विधानसभा में हम लोग एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक घर पहचानता हूं मैं, एक एक कदम पैदल चलाऊं। कोई ऐसी गली नहीं होगी लखनऊ उत्तर विधानसभा में जो मैंने पैदल न चली हो, और लगातार चली है। आज 8 साल 9 साल से चल रहा हूं। तो जो भी ये कह रहा है उसको इसका विश्वास नहीं, उसको ज्ञान नहीं, वो अज्ञानता से कह रहा है। उसका सबूत जनता ने दुगने वोट देकर के हम लोगों को 2017 में भेजा, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। प्रोफेसर, हाल ही में चूंकि आप एक प्रोफेसर रहे हैं, एकेडमिक प्रोफेशन से रहे, हाल ही में भारत सरकार एक मतलब जो है कि कस्तूरी रंगन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे नई शिक्षा नीति लाई है। तो आपको, चूंकि आप प्रोफेसर पेशे से आते हैं, आप राजनीति में आ गए, तो आपको क्या लगता है ये जो नई शिक्षा नीति है, इससे भारत के शैक्षिक ढांचे पे कोई बदलाव होगा? जबकि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधा, तो आप अगर एज अ प्रोफेसर थोड़ा सा इस नई शिक्षा की नीति के बारे में बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने जा रही है। चाहे 10th के बोर्ड्स की बात हो, 12th की बात हो, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन डिग्री की बात हो, उसके फोकस की बात हो, इंटेंट की बात हो, कंटेंट की बात हो, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी बात हो। इसी तरीके से जो मास्टर्स का रास्ता है, जो पीएचडी और डॉक्टरेट और रिसर्च का रास्ता है, उसमें भी उन्होंने चेंजेस प्रपोज किए हैं। लेकिन ये है कि जो नॉर्मल बात है कि भाई आप अगर लोगों को सिर्फ लोकल भाषा ही सिखाओगे, तो वो जो आज की दुनिया की बिजनेस लैंग्वेज है, जो कॉर्पोरेट लैंग्वेज है, जो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, जिसमें बिजनेस हो रहा है, जिसमें ट्रेड हो रहा है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो इंग्लिश हो गई है। तो लोगों को मैं ये चाहूंगा कि इस पॉलिसी के तहत हम उन्हें अपनी भाषा से, मातृभाषा से, रीजनल भाषाओं से जरूर जोड़ें, लेकिन उसे किसी दूसरी अंग्रेजी भाषा से दूर न करें, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, लैंग्वेज ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो इसको हमको जोड़ करके उसको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसी तरीके से अभी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन की, अभी तो सिर्फ एक घोषणा हुई है कि हम नई नीति लाएंगे, ये सरकार यहाँ पे 2 साल का चेंज कर देंगे, यहाँ 3 साल की जगह 4 साल कर देंगे, तो अभी उसके कॉन्टूर्स नहीं अवेलेबल है। अभी तो ये इस टाइप की बात है कि जैसे हम ये मन बना ले कि हमें अमेरिका जाना है, ये कह दिया गया कि भाई हमें अमेरिका जाना है। अब अमेरिका कैसे जाएंगे, कब चलेंगे, कब पहुंचेंगे, उसका रास्ता क्या होगा, रास्ते में कौन कौन मिलेगा, रास्ते में क्या क्या पड़ाव होंगे, अगर ड्राइव करके जा रहे हैं या जहाज से जा रहे हैं या शिप से जा रहे हैं या तैर के जा रहे हैं या पैदल चल के जा रहे हैं, तो सबके रूट्स अलग होंगे। जब इनके कॉन्टेक्स्ट के स्पेसिफिक्स आएंगे
तब वो सवाल उठेगा कि ये सही है या गलत है। मैं उसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का इतिहास बदलने की कोशिश मत करिए और इतिहास को इतिहास रहने दीजिए, भविष्य पे ध्यान दीजिए, जिससे कि भविष्य हिंदुस्तान का सुधर सके। प्रोफेसर, कई सारी सरकारें आई उत्तर प्रदेश में, भारत सरकार में, लेकिन आज तक भारत का शैक्षिक ढांचा ज्यों का त्यों रहा। मतलब आप 1947 से लेकर आज 2020 में ले लीजिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि भारत के शैक्षिक, आज भी सरकारी स्कूलों की दुर्दशा वही है। सरकारें आती हैं, तमाम वादे करती हैं। तो अगर हाँ, आप तो चूंकि बाहर से रहे, आपने बाहर का परिवेश भी देखा, माहौल भी देखा, अगर हमें अमेरिका जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या फिर सरकारी स्कूल्स जो बेसिक शिक्षा के होते हैं, उस तरह का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में करना हो या समूचे भारत में करना हो? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में एजुकेशन मुझे लगता है सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए, सबसे बड़ा अटेंशन मिलना चाहिए, सबसे बड़ा रिसोर्स कमिटमेंट मिलना चाहिए इसको सरकारों से, और सबसे ज़्यादा हमको आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला वक्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ पूरे देश की, पूरे प्रदेश की तय करेगा इस पे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, हमारी इनोवेशन पॉलिसी कैसी है, हमारी क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप की पॉलिसीज कैसी हैं। हमको इंडस्ट्री को और एजुकेशन को जोड़ना होगा, हमें अपनी पब्लिक पॉलिसी को और एजुकेशन को जोड़ना होगा, हमें हेल्थ को और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जोड़ना होगा, स्किल डेवलपमेंट को और एजुकेशन को जोड़ना होगा। इनको एक होलिस्टिक तरीके से हमको लेके चलना पड़ेगा, तभी इस पे काम संभव है। आज की तारीख में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमको सिर्फ सरकारों को, मुझे ऐसा लगता है, 4-5 चीज़ों पे काम करना चाहिए: इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पुलिस एंड सिक्योरिटी पे, और एक बेसिक तरीकों पे कि हम किस तरीके से एक विजन और एक आर्टिकुलेशन ऑफ दैट विजन, वो सबसे जरूरी है। यही 5 चीजें अगर हम लोग पकड़ लें तो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। तो सर, एजुकेशन से थोड़ा सा राजनीति की तरफ लौटते हैं। इन दिनों ब्राह्मण राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर हावी है। और दूसरी बात, ये जो इनकाउंटर का एक सिलसिला चल उठा, कल भी लखनऊ में एक एनकाउंटर हुआ, राकेश पांडे और हनुमान पांडे। उनके पिताजी ने बाकायदा पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि शनिवार को 3 बजे मेरे बेटे को घर से उठाया गया, रविवार को उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया और मंडे में उसको जो है एनकाउंटर में मार दिया गया। तो ये जो एक एनकाउंटर का सिलसिला है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसको प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा कैसे देखते हैं और सत्ता को क्या कहना चाहिए? देखिए, ब्राह्मण की जहां तक बात है, आपने कहा कि बहुत नाराज है। ब्राह्मण नाराज है, उसका कारण है जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से बच्चियों को छेड़ा जा रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जिस तरह से थाने पे अपमान हो रहा है, जिस तरीके से दरोगा जनेऊ निकाल करके जूते के नीचे रौंद रहा है। अभी आपने देखा कल बनारस की एक घटना है, किसी एक ने एक लड़के को बहुत बुरी तरह मारा, सिर्फ जाति सूचक ब्राह्मण का नाम लेकर के कि भाई तुम ये है इसलिए मारा उसने। तो जब ऐसी घटनाएं होती है, किसी शासन में हो, किसी प्रशासन में हो, लोग नाराज होंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्राह्मण नाराज नहीं है, आज हर वर्ग नाराज है। आज किसान नाराज है, आज नौजवान नाराज है। नौजवान ये महसूस कर रहा है कि जो ये 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले थे, आज 7 साल की सरकार हो गई मोदी जी की, तो 14 करोड़ नौकरियां कहां हैं? जो 2.5 करोड़, जो 70-75 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार देने वाली थी, आज 4 साल की सरकार हो गई, वो 3 करोड़ नौकरियां कहां हैं? तो कोई रोजगार, आज बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट की ये हाल हो गई है कि 14-14, 15-15, 16-16 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, जो कि सीएमआई का डेटा है। उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं। और बात करने पे आइए, आप उनका ध्यान गवर्नेंस पे लाइए। आप कभी गवर्नेंस का मुद्दा उठा दीजिए, आप कहिए साहब सड़कें खराब हैं, तो ये नहीं बताएंगे कि हमने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा 30 दिन के अंदर। तो आज क्या गड्ढा मुक्त है, आप मुझे बता दो। आप, मेरा चैलेंज है, आप यहां से कहीं 10 किलोमीटर की दूरी पे चले जाइए, 10 किलोमीटर के अंदर के रास्ते में आपको इतने गड्ढे मिलेंगे, इतने गड्ढे मिलेंगे कि मैं अभी आ रहा था तो ये आपका जो 1090 वाला चौराहा का जो पुल आता है, ये भी रोड बहुत खस्ता हाल, बहुत बुरे हाल में, रोड आफ्टर रोड बुरे हाल में। मैं अभी परसों नरसों आगरा था, आगरा में मेन सड़क पे मुझे लगता है पानी जमा था, जो सड़ रहा था। मैंने पूछा, उनका साहब कम से कम साल भर से भरा हुआ है। आगरा जैसे शहर में अगर हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, मेन रोड पे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का पानी था, तो ये इन्हें, आप इनसे सवाल पूछे स्वास्थ्य पे। कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 दिन में महाभारत जीती गई, 21 दिन में कोरोना वायरस से लड़ाई जंग जीती जाएगी। हुआ कुछ? डिमोनेटाइजेशन के लिए उन्होंने बनाया था, मुझे 30 दिन दे दो, हुआ कुछ? करप्शन खत्म हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, धरती स्वर्ग हो जाएगी, होगी? तो देखिए, लोग इसलिए नाराज हैं, इनसे आज किसान नाराज है, इनसे प्रोफेशनल्स नाराज है, पत्रकार नाराज है, इनसे वकील नाराज है, इनसे हर वर्ग नाराज है। इन्होंने सत्ता का अहंकार और घमंड इतना हो गया है कि अब इन तक हमारी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। कोविड का दौर चल रहा है, पूरे विश्व में महामारी चल रही है। लखनऊ जैसी जगहों से 4-4 मंत्री आते हैं, मोहसिन रजा हो, चाहे स्वाति सिंह हो, या फिर और ले लीजिए आप,
लेकिन आज ये दशा है कि लखनऊ में जो माननीय जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनको बेड नहीं नसीब है, आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए। तो इस पे अभिषेक मिश्रा स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या कहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार हो गई है। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह चला रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो खुद ही बीमार हो गई है। कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई रिसोर्स एलोकेशन नहीं, कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं। जिस तरीके से बेड्स की प्लानिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पीपीईज की प्लानिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह टेस्टिंग की प्लानिंग होनी चाहिए थी, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग आईजीएम का और आईएमएम का टेस्ट करके बता रहे कि हमने इतने टेस्ट कर लिए। भाई जिस टेस्ट को डब्ल्यूएचओ कह रहा है कंफर्मेटरी नहीं है, जिस टेस्ट को सीडीसी कह रहा है कंफर्मेटरी है, जिस टेस्ट को हिंदुस्तान में आईसीएमआर कह रहा है कंफर्मेटरी नहीं है, वो टेस्ट की आप संख्या बता रहे हो उत्तर प्रदेश। आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों नहीं कर रहे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है वो अकेला टेस्ट है जो कंफर्मेटरी टेस्ट है कोविड का, लेकिन उससे कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई काम नहीं। तो ये सरकार सिर्फ मुद्दे उलझाना चाहती है। अभी आप इनसे कोई सवाल पूछिए, ये कहेंगे कि आप इसकी बात कर रहे हो, आप बताओ। लोग कभी शमशान की और कब्रिस्तान की बात शुरू कर देंगे। आप दूसरा सवाल पूछिए, सुरक्षा पे सवाल पूछिए तो बताएंगे हिंदू मुसलमान की बात। तीसरा सवाल पूछिए, मान लीजिए आपने शिक्षा पे सवाल पूछ लिया तो कहेंगे कि यार ये तो मंदिर और मस्जिद की बात पे ले आओ। चौथा सवाल पूछिए तो वो आपको रमजान और दिवाली की बात बताने लगेंगे। पांचवा सवाल पूछिए, जब कुछ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान बताने लगेंगे। इनका तरीका यही है, ये सिर्फ जनता को उलझाना चाहते हैं, मुद्दों में बहकाना चाहते हैं। और मैंने मुद्दे भी बता दिया आपको, इन्हीं 5 मुद्दे हैं। इन 5 के अलावा छठा कोई मुद्दा कभी उठाते हो तो आप मुझे बता देना। चैलेंज है मेरा ओपन, इनका कोई नेता नीचे से लेकर ऊपर तक, तो इनको काम से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ जनता को भटका करके, गुमराह करके वोट लेकर राज करना चाहते हैं। इनके मानसिकता शासक की हो गई है, जबकि होनी चाहिए राजनीति में सेवक की। प्रोफेसर, समाजवादी पार्टी के ऊपर हावी होने के लिए इस समय भाजपा ने अपनी ब्राह्मणी फौज उतारी हुई है। कल मैं देख रहा था कि सुब्रत पाठक जो कन्नौज के सांसद आते हैं, उन्होंने एक आरोप आप लोगों की पार्टी के ऊपर लगाया कि जो है भाजपा का ब्राह्मण प्रेम तब कहाँ गया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों की हत्या हो रही। दूसरा, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से कल आपका नाम लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर ब्राह्मणों की बड़ी फिक्र होती, अभिषेक मिश्रा जो है एक बड़े ब्राह्मण तौर नेता के तौर पे जाने जाते, तो आपको 2019 में आपको और माता प्रसाद पांडे जी को जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्य क्यों नहीं समझा गया? इस पे आप द्विवेदी जी को क्या कहना चाहेंगे? तो मैं द्विवेदी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके यहाँ जो लोग हैं जिनको आपने नहीं लड़ाया, माननीय मुरली मनोहर जोशी को क्या नहीं योग्य समझते आप? माननीय आडवाणी जी को योग्य नहीं समझते आप? पाठक जी जो अहमदाबाद के, तो उनको योग्य नहीं समझते आप? ये कौन सा सवाल हुआ? अब भाई जितने योग्य हैं, जितने काबिल लोग हैं, विधानसभा आ रही है, विधानसभा लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाएंगे। तो ये कौन सी बात हुई कि क्या जितने हैं सब लड़ेंगे? सतीश द्विवेदी जी क्यों नहीं लड़े लोकसभा? देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना, ये मुद्दों का जवाब नहीं देंगे। ये कोविड पे जवाब नहीं देंगे आपको, ये आपको प्रिपरेशन पे जवाब नहीं देंगे, ये रिसोर्स एलोकेशन पे जवाब नहीं देंगे। माननीय द्विवेदी जी शिक्षा के मंत्री हैं, शिक्षा में जवाब नहीं देंगे आपको। मिड डे मील में छिपकली निकल रही है और खाने में वो मिल रहा है, वो उसका जवाब नहीं देंगे। ये आपसे ही सवाल पूछते हैं। आप 69,000 शिक्षक घोटाला हो गया इन्हीं के राज में। 59 भर्ती घोटाला है, आप बताओ कितने लाखों रुपए की बात सामने आई, उस पर जवाब नहीं देंगे आप। सबसे अच्छी बात क्या, भारतीय जनता पार्टी वालों की ट्रिक क्या, मैं आपको बताता हूं। उनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैसेज भेजती है, उनके हर आदमी जब आप देखिए लेकर के बैठा रहेगा, क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना है। उनकी ट्रिक ये है कि जब कोई सवाल आपसे पूछे तो उससे उल्टा सवाल पूछो और इतिहास गिनाते हैं। वो तो अच्छी बात है कि मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये तो मैं कह सकता हूं मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री मेरा नाम लेके विरोध कर रहे हैं। माननीय मायावती जी ने हम लोगों के ऊपर सवाल उठा दिया मूर्ति लगाने पर, तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य है, प्रभु की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। मैं आपको कहना चाहता हूं, इनसे कोई, वरना ये तो जब बात उठाते हैं तो पंडित नेहरू तक जाते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, उससे पहले ये हुआ, फिर उन्होंने वो किया। अरे भाई, आप सत्ता चला रहे हो 7 साल से, 3 साल से उत्तर प्रदेश में चला रहे हो, 10-11 साल की आपकी सरकार है मिला करके। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 6 इंजन, जितने इंजन है सब आपने लगा लिए। ठीक, उसका जवाब दो ना। आप उस पर क्यों नहीं जाते हो? उससे कोई मतलब नहीं उनको। आप सवाल पूछो, सवाल का में जवाब लो। रूलिंग पार्टी अभिषेक मिश्रा को बड़ा नेता बना रही, मतलब खुद बातें करके। सर, 2 सवाल लेके कंक्लूड करूंगा मैं अपना इंटरव्यू। एक सवाल जो है मेरे पास ये आया हुआ है कि आप अखिलेश यादव की जब 2022 में सरकार बनेगी और आप उत्तर विधानसभा से लखनऊ की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो क्या पहले वाले मुद्दे रहेंगे और किन नए मुद्दों के साथ आप उत्तर विधानसभा की जनता के साथ और मौजूदा विधायक जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर, उनके कामों को लेकर जनता के सामने जाएंगे? बताइए। तो देखिए, लखनऊ उत्तर विधानसभा में मैंने पहले भी कहा था, इनफैक्ट आज जो विधायक हैं मैंने उनसे भी कई बार, क्योंकि लखनऊ एक बड़ा छोटा सा शहर है, हम दोनों सेम विधानसभा से आते, तो कई शादियों में मुलाकात हो जाती है, कभी देवी के उसमें जागरण में मुलाकात हो जाती है, कभी किसी कार्यक्रम में मुलाकात हो जाती है। मैंने उनको बहुत बार कहा,
2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने उनको स्पेसिफिकली कहे। मैंने कहा कि जो हमारे बंदे का काम है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, बहुत छोटा सा काम है, मैंने उसका ऑलमोस्ट 90% काम पूरा कर दिया था। 10% सिर्फ उसमें जो लोग बसे हुए हैं उनका मूवमेंट था, वो भी एलडीए से मैंने उसकी जमीन भी आइडेंटिफाई करा दी थी अपनी सरकार में। हम उसको कर नहीं पाए थे क्योंकि तब तक चुनाव अनाउंस हो गया और हम लोग चुनाव में चले गए। आज वो अगर 190 मीटर का बंधा बन जाए सिर्फ, तो पूरे बंधे की कनेक्टिविटी थ्रू एंड थ्रू हो जाएगी और बाढ़ का खतरा पूरी क्षेत्र में खत्म हो जाएगा। मैंने उनसे बहुत बार निवेदन किया उसको बना दीजिए। एक हमारे यहाँ पॉन्टून का पुल बनता है ठाकुरगंज से लेकर के फैजुल्लागंज के बीच में, वो जब बारिश होती है, जब पानी बढ़ता है तो उसको तोड़ दिया जाता है, लोगों को बहुत लंबा रास्ता लेकर के जाना पड़ता है। उससे जो फीडर रूट्स से जब लोग निकल आ जाते हैं तो सर्किट रोड से तो जो मेन रूट्स हैं उन पर कंजेशन बढ़ता है, ट्रैफिक जैम्स लगते हैं। अगर वो पुल पक्का बन जाता तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने उनसे वो भी निवेदन किया। तीसरा मैंने निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में अभी हम लोगों ने उसकी प्लानिंग कराई थी, 5,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, आज भी लखनऊ मेट्रो के रिकॉर्ड में पड़ा होगा, मैंने बनवाया था उसको कि फर्स्ट फेज पूरा होने के बाद हम इस फेज को वहां लगाएंगे। कोई उस पर काम नहीं हुआ कि कम से कम मेट्रो लखनऊ उत्तर विधानसभा पहुंच जाए। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट जो हैं, मैंने ट्रॉमा सेंटर की जमीन क्रिएट करा दी थी, वहां पोस्ट ऑफिस की थी 2.5 एकड़ पुलिस स्टेशन की, मैंने दोनों को मर्ज करा के उसको पुश करके 2 किलोमीटर और आगे उनको जमीन दी। 5 एकड़ की ट्रॉमा सेंटर की जमीन जानकीपुरम में क्रिएट करा करके मैं आया था, ऑलरेडी उसका आदेश हो गया था, आज तक उसमें एक ईंट नहीं लग पाई। जानकीपुरम में कम्युनिटी सेंटर के लिए 2 करोड़ रुपए दे करके आया था, लेकिन उसका कम्युनिटी सेंटर नहीं बनने दिया उन्होंने क्योंकि उसका क्रेडिट प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को मिल जाएगा। तो हमने 5 पुल बनाए अपनी विधानसभा में, 6 पुल बनाए मैंने डालीगंज का पुल बनाया 9 महीने के रिकॉर्ड टाइम में, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में 9 महीने में रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनाया, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने बनाया अपनी विधानसभा में। पुरनिया का पुल 11 महीने बनाया, पक्का पुल ठीक किया, गोमती नदी के ऊपर लगभग 200 साल के बाद एक पुल बनाया तो हम लोगों ने बनाया, आप जाके देखो साल भर के अंदर वो पुल बनाया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के सामने अंडरपास बनाया, बिना रेल का ट्रैफिक रोके हुए, रेलवे का ट्रैफिक बिना एक दिन रोके हुए उसके नीचे से पूरी सड़क बना दी, उसकी टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर के आए। और इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने फुट ओवर ब्रिज बनाया, 6 पुल मैंने बनाए अपने उसमें। आज की तारीख में जो टेढ़ी पुलिया पे पुल बन रहा है उसका बजट दे के आया था लखनऊ, आप आरटीआई निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा, हमारी सरकार का सैंक्शन था और उसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए। मैंने वहीं पर 9 महीने में आरओबी पूरा किया जिसमें रेलवे का भी कंपोनेंट होता है, ये 3.5 साल से टेढ़ी पुलिया का पुल पूरा नहीं कर पाए। तो इनको ये सारे काम हैं जो मैंने आपको गिनाए, इन्हीं पे काम होगा और मैं विश्वास दिलाता हूं इनमें से हर एक काम पूरा करके दिखाऊंगा। आरटीआई का जिक्र किया आपने, 2014 में आपके खिलाफ भी एक आरटीआई मांगी गई थी। मैं कल जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में देखा तो एक लोगों ने आपके विषय में, शायद संजय जी नाम है उनका, तो उन्होंने आपके विषय में आरटीआई मांगी और कहा कि अभिषेक मिश्रा लखनऊ की जनता को झूठे भरोसे में लिए, वो सिर्फ 2 साल प्रोफेसर रहे और 2 साल की अवधि में कोई प्रोफेसर नहीं बना। मैं प्रोफेसर तो हम लोग जैसे डॉक्टर चाहे एमबीबीएस हो चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट, उसको डॉक्टर कहा जाता है। तो इसलिए कॉमन जो पैरालाइंस है उसमें हम लोग, मैं फुल प्रोफेसर नहीं हुआ, मैंने उतने साल काम नहीं किया, 8 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट काम करने की, मैंने सिर्फ 5 से 6 साल काम किया, 2 साल नहीं, आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो उन्होंने भी यही लिखा था, उस तरह मैंने काम किया, उसमें प्रोफेसर कोई नहीं बन सकता। लेकिन तो मैंने कहा भाई हम एसोसिएट प्रोफेसर लिखना चाहिए, उसी लिए उसके बाद से मैंने फैकल्टी लिखना शुरू कर दिया। मैंने कभी फैकल्टी, एक्स फैकल्टी IIM अहमदाबाद, कि कोई ये ना कहे कि भाई फुल प्रोफेसर हुए थे, असिस्टेंट थे, एसोसिएट थे, उस लड़ाई में ना पड़े, इसलिए मैंने फैकल्टी लिखा। एक ऐसा पल जो आप लखनऊ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, अखिलेश यादव के साथ एक सुखद पल सरकार के समय में, एक छोटी सी चर्चा कोई अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, माननीय अखिलेश जी का बहुत मन था कि नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने इंडस्ट्री के बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स को बुलाया, निवेदन किया और उनसे हम लोगों ने कहा आप हमें कुछ सलाह दीजिए, कुछ गाइडेंस दीजिए, कुछ बताइए कि कैसे किया जाए इसको। और उन एक्सपर्ट्स ने हमको स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी की एक स्ट्रक्चर दिया, उन्होंने कहा आप स्किल डेवलपमेंट की एक नई पॉलिसी बनाइए। हम लोगों ने वो स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाई और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय लॉन्च किया दिसंबर 2013 को। अगर मुझे तारीख याद है तो 9 दिसंबर 2013 थी, जितना मुझे याद आ रही है। उसको लॉन्च किया, उसके बाद बॉस ने मुझको उसका विभाग का मंत्री बनाया और हम लोगों ने बहुत अभूतपूर्व काम किया और इतना अच्छा काम किया कि देश के लेवल पे माननीय मंत्री थे रूडी साहब, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया और यूनाइटेड नेशंस में पेरिस में जो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं, उस हेडक्वार्टर्स में हम लोगों को बुला करके बेस्ट स्टेट इन इंडिया इन स्किल डेवलपमेंट का अवार्ड दिया गया। पेरिस गए हम लोग, उस पेरिस जाकर के उस अवार्ड को हमने लिया। तो ये एक बहुत सुखद अनुभव था हम लोगों का, और जो हम लोगों को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उस समय जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उसमें मैं उनके साथ चला और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को ये दिया। तो प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ की उत्तर विधानसभा से लखनऊ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपको, हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।